नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के कुछ खास आइडियाज पर। अक्सर लगता है कि पैसा कमाने के लिए बहुत होशियार होना पड़ता है या कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी चाहिए। पर यह किताब कुछ और ही कहानी बताती है। असल सवाल यह है कि पैसे के साथ हमारा अपना रिश्ता कैसा है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि पैसे से जुड़े हमारे फैसलों के पीछे का मनोविज्ञान क्या है, कैसे हमारा जो बर्ताव है, हमारी आदतें हैं, वो हमारी आर्थिक कामयाबी तय करती हैं, शायद हमारी सोच से भी ज्यादा। चलिए इन विचारों को थोड़ा खोल कर देखते हैं। किताब का एक, मुझे कहना चाहिए, चौंकाने वाला विचार है कि आप फाइनेंस में जीनियस हो सकते हैं और फिर भी पैसों के मामले में शायद उतने सफल ना हो। हाँ बिल्कुल, ये बहुत दिलचस्प बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका व्यवहार, आपकी आदतें आपके ज्ञान पर भारी पड़ सकती हैं। अच्छा। हाँ, मतलब सोचिए, कोई कम कमा रहा है लेकिन लगातार बचा रहा है, खर्च कंट्रोल में रखता है, वो शायद उस इंसान से आगे निकल जाए जो कमाता तो बहुत है पर जिसका हाथ खुला है, जो बचत नहीं कर पाता। तो यहाँ बात सिर्फ किताबी ज्ञान की नहीं है, ये ज्यादा भावनाओं को संभालने के बारे में है, जैसे डर, लालच, सब्र। ये जो इंसानी भावनाएं हैं ना, इनको काबू में रखना ज्यादा जरूरी है बजाय कि आप कोई मुश्किल गणित समझें। असल में व्यवहार ही वो नींव है जिस पर आपकी आर्थिक मजबूती टिकती है। सही बात है। हम अक्सर ज्ञान पर फोकस करते हैं पर इन आदतों को, इस व्यवहार को भूल जाते हैं। तो ये आदतें या ये व्यवहार आता कहाँ से? इस पर भी किताब में कुछ है? हाँ, ये भी एक बहुत अहम पॉइंट है। किताब कहती है कि हर किसी का पैसे को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग होता है। हाँ। और ये बनता है उनके अपने अनुभवों से। जैसे मान लीजिए किसी ने बचपन में बहुत तंगी देखी है, पैसे की कमी महसूस की है, तो उसका जोखिम लेने का या पैसा खर्च करने का तरीका उस इंसान से बिल्कुल अलग होगा जो हमेशा से आराम में रहा है। अच्छा, हाँ ये तो है। तो जब हम किसी और के वित्तीय फैसले देखते हैं या उन्हें कोई सलाह देते हैं, तो क्या हम उनके बैकग्राउंड को, उनके अनुभव को ध्यान में रखते हैं? ये जरूरी सवाल है। हो सकता है किसी का फैसला हमें अजीब लगे, पर उनके हिसाब से, उनके अनुभवों के आधार पर वो बिल्कुल ठीक हो। तो पैसे के मामले में कोई एक सही जवाब या सही रास्ता सबके लिए नहीं होता। हर किसी की अपनी कहानी है, अपना संदर्भ है। ये बात वाकई सोचने लायक है। अगर सबका अनुभव अलग है तो फिर निवेश में लंबे समय तक टिके रहने वाली बात का क्या? जैसे वॉरेन बफेट का उदाहरण बहुत दिया जाता है। हाँ, वो क्लासिक उदाहरण है। उनकी ज्यादातर दौलत तो कहते 50 की उम्र के बाद बनी। ऐसा कैसे? इसकी वजह है कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है समय और धैर्य। धैर्य। हाँ, आप इसे ऐसे समझिए जैसे एक छोटा सा बर्फ का गोला है जो पहाड़ी से लुढ़कना शुरू करता है। शुरू में बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, पता भी नहीं चलता, पर जैसे जैसे वो नीचे आता जाता है, समय बीतता है, वो बड़ा और बड़ा होता जाता है। कंपाउंडिंग भी ऐसे ही काम करती है। वाह। शुरुआत धीमी होती है पर लंबे समय में इसका असर जबरदस्त होता है। ये कोई फटाफट अमीर बनने की स्कीम नहीं है, ये लगातार टिके रहने का, अनुशासन का नतीजा है। आप बाजार का मूड शायद न पकड़ पाए पर बाजार में टिके रह सकते हैं। बिल्कुल, मतलब धैर्य और लगातार चलते रहना। बिल्कुल यही कुंजी है। आजकल एक और चीज बहुत दिखती है, लोग ना महंगी चीजों से अमीर दिखना चाहते हैं। हाँ, ये दिखावा। हाँ, महंगी गाड़ी, बड़े घर, लेटेस्ट गैजेट्स। लेकिन किताब इसके बारे में क्या कहती है? किताब कहती है कि असली अमीरी ये दिखावा नहीं है, असली अमीरी है आजादी, फ्रीडम। आजादी? किस तरह की आजादी? अपने समय पर कंट्रोल होना, अपने फैसलों पर कंट्रोल होना। मतलब आपके पास इतना पैसा हो कि आप सुबह उठकर ये तय कर सके कि आज आपको क्या करना है, किसके साथ काम करना है, कब तक काम करना है। ये आजादी शायद उस महंगी कार से ज्यादा कीमती है जो आपने लोन लेकर खरीदी हो। ये तो बहुत गहरी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि असली दौलत वो है जो अक्सर दिखती नहीं। बिल्कुल। जैसे बचत या कम कर्ज होना। एग्जैक्टली। समाज अक्सर बाहरी चीजों को देखता है, उन्हें महत्व देता है, गाड़ी, बंगला, घड़ी, पर असली वित्तीय सुरक्षा, जैसे इमरजेंसी के लिए पैसा होना, बिना कर्ज के जीना, ये चीजें दिखती नहीं है। असली धन वो है जो आपको रात को आराम की नींद दे, न कि वो जो दूसरों को दिखाने के काम आए। और ये सब बचत से जोड़ा है ना? हाँ बिल्कुल। किताब में एक और सीधी सी बात कही गई है कि आप कितना कमाते हैं
उससे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि आप बचाते कितना है। सही कहा। ये जो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन होता है, जैसी आमदनी बढ़ी खर्चे भी बढ़ा दिए, ये बहुत आम गलती है। हाँ, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अक्सर अपनी बढ़ी हुई कमाई को अपनी इच्छाएं पूरी करने में लगा देते हैं, बजाय ये सोचने के कि इस पैसे से हम अपनी आज़ादी खरीद सकते हैं। अच्छा। बचत करना एक तरह से भविष्य की अनिश्चितताओं के खिलाफ आपका बीमा है, या आपको विकल्प देता है। मान लीजिए आपको नौकरी बदलनी है, या कोई बिजनेस का मौका दिखता है, या कोई मुश्किल वक्त आ गया। तो ये बचत आपको वो लचीलापन देती है कि आप उन स्थितियों का सामना कर सकें। यही असली फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। समझ गया। तो मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंस को समझने की जरूरत नहीं है, बस कुछ बुनियादी बातों पर टिके रहना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। कई बार ज्यादा जटिलता हमें कंफ्यूज करती है और गलतियों की तरफ ले जाती है। एक सरल, सीधी सादी, लंबे समय तक चलने वाली रणनीति जिस पर आप अनुशासन से टिके रहें, वो अक्सर ज्यादा कारगर होती है। जैसे नियमित रूप से निवेश करना, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे, भावनाओं में बहकर, डर या लालच में आकर फैसले ना लेना, और सबसे जरूरी अपनी बनाई हुई योजना पर टिके रहना। सादगी और निरंतरता, यही सीक्रेट है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो क्या कहेंगे? मेरे लिए तो सबसे बड़ी सीख यही निकलती है कि पैसा कमाने और बढ़ाने में आपकी होशियारी से ज्यादा आपका बर्ताव काम आता है। एकदम सही। सब्र रखना, बचत की आदत डालना, दिखावे से बचना और लंबी दौड़ के लिए सोचना, शायद यही वो गुण हैं जो आपको असली वित्तीय आजादी की तरफ ले जाते हैं। पैसे को दिखावे का जरिया नहीं, बल्कि आजादी हासिल करने का एक टूल समझना चाहिए। बिल्कुल। और ये सब जानने के बाद एक सवाल शायद हम सब के मन में आना चाहिए कि ठीक है, हम समझ गए कि व्यवहार कितना जरूरी है, पर हम ये भी जानते हैं कि आदतें बदलना, व्यवहार बदलना मुश्किल होता है, खासकर जब हमारी पुरानी आदतें इसके बिल्कुल उलट हों। तो आज हम ऐसा कौन सा एक छोटा सा प्रैक्टिकल कदम उठा सकते हैं, कोई भी एक छोटा बदलाव, जो हमें अपने कामों को, अपनी आदतों को, अपने लंबे समय के वित्तीय लक्ष्यों के साथ बेहतर ढंग से अलाइन करने में, जोड़ने में मदद करे। ये एक सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल, एक छोटा कदम आज। ये वाकई सोचने लायक है। और जिन लोगों को इन विचारों में और गहराई तक जाना हो, वो मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी जरूर देख सकते हैं।